हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMT क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पिछले दिनों मैं आपको गणित विज्ञान में कैसा क्वेश्चन पूछेगा और उसमें आप कैसे मार्किंग कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, आपदा से क्वेश्चन पूछता है। तो इतिहास में, जैसा कि मैंने कहा आपको, इतिहास में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिससे आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। बनाने के लिए आप 20 बना सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन 6 रहता है, जिसमें से 3 का आंसर देना रहता है, यानी 6 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहता है, जिसमें से 1 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहता है। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 40 नंबर का पूछता है, क्योंकि 20 नंबर का आप तो इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो को आपको विद्यालय से नंबर उसमें दिया जाता है। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें अगर आप सही से देखें तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इतिहास से पूछता है, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको राजनीतिक विज्ञान से, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको अर्थशास्त्र से, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भूगोल से और 10 नंबर का आपदा से रहता है। हमें लगता है कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे महापुरुषों का नाम, विदेशी लोगों का नाम याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है। सन ईस्वी में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन तो पर भी आप अगर इतिहास में आप भारत का राष्ट्रवाद अगर आप अच्छे से पढ़ लें, तो हमको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप उससे दे सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकतर इंडियन नेम है, जो हम लोगों को याद भी रहता है, और उससे आगे मैं बताऊंगा, उससे आप अच्छा से जवाब दे सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपदा से 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपदा में क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपका कोरोना वायरस का चल रहा है, तो हमको लगता है कोरोना वायरस से 2-3 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। इसका भूकंप है, भूकंप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, कोरोना वायरस से दे सकता है, कोविड-19 का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस वायरस से फैलता है, कोविड-19 का कब वेरिएंट माने कब से चला था, ये ढंग से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। भूकंप से क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनामी से पूछ सकता है। तो आपदा हमको लगता है सीमित कोर्स है, सुनामी है, भूकंप है, सुखाड़ है। चाहे बिहार से आप जुड़े हुए हैं तो बिहार से बाढ़ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं, तो BS से भी ज़्यादा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। तो राजनीति विज्ञान से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अर्थशास्त्र से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और भूगोल से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम कोई भी सब्जेक्ट हम चॉइस कर लेते हैं कि आपदा का बहुत छोटा सा सिलेबस है, अगर इसको बढ़िया से पढ़ लें तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान से भी हम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश से जुड़ा हुआ सवाल ज़्यादा रहता है। और अभी संपन्न हुआ है पंचायत चुनाव से हमको लगता है 3-4 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। और चूँकि होता क्या है कि अभी करंट में क्या है कि जो भी घटनाक्रम चलता रहता है देश में, उस पर लोग सवाल जो है देने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स से भी सवाल रहेगा, इकोनॉमिक्स से भी रहेगा। लेकिन आज हम बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास पे। इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा कि आप अगर इतिहास का 2 चैप्टर पढ़ लें बढ़िया से, क्योंकि हम इतिहास पर ही आज हम बात करेंगे, विशेषकर इतिहास पर ही बात करने के लिए हम आए हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 पूछता है। तो एक आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से निश्चित एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद से रहता है। क्लियर है? तो अगर आप अच्छे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो हमको लगता है कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो ये वो पूछता है 4 नंबर का, शायद 4 नंबर का ही। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 4 नंबर का पूछता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में संभावना जो मैं बताता हूँ कि असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम। पिछले साल द्वितीय पाली में ये पूछ चुका है।
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, एक क्वेश्चन भी आपको पूछ चुका है। तो अब बच गया क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बच नहीं रहा है। तो बच रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपको पूछेगा। पूछेगा क्या? पूछेगा ही। 99% हम कहते हैं क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारतीय अखिल के बाद एक क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण और परिणाम। कारण और परिणाम, कारण आप याद कर सकते, उसका पॉइंट याद कर लीजिए किस कारण से हुआ था, उसके बारे में 2-3 बार उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन आएगा और नंबर आप उठा सकते हैं। क्योंकि जो भी पॉइंटेड क्वेश्चन होता है उस पर ज़्यादा मार्किंग उठता है। पॉइंटेड क्वेश्चन में क्या कीजिए कि उसका पॉइंट 6 गो पॉइंट हो या 5 गो पॉइंट है, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से याद करने के बाद उसका डिटेल आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, क्या कारण क्या थे, तो उसके जो है 4-5 पॉइंट आपको देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और एकदम कंफर्म हो जाइए, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जैसे कि मान लीजिए कारण पूछता है कि क्या कारण थे, कारण या परिणाम, कोई एक ही पूछेगा आपसे, इतना लंबा पूछेगा नहीं, या तो कारण पूछेगा नहीं तो परिणाम पूछेगा। अगर कारण पूछा तो आप जैसे साइमन कमीशन पहला पॉइंट, दूसरा होता है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा हो गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, चौथा हो गया आपको भारतीयों का आर्थिक शोषण, पांचवा हो गया पूर्ण स्वराज की मांग और छठा हो गया क्रांतिकारी आंदोलन का आभार। तो ये 6 पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, 2-3 बार इसको पढ़ते हैं तो आपको ये याद हमको लगता है हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन रहा है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में तो ज़्यादा बन नहीं रहा है, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमको लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर एक पहली पारी में अगर कारण पूछता है तो दूसरे पारी में परिणाम पूछ देगा। इसका मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन रहेगा ही। और आंदोलन याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। याद कीजिए, सविनय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जो बिहार में चंपारण से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। नील की खेती के लिए कि जो 3 कठिया कानून आया था, इसके विरोध में जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 19, 20 और 30, ये क्रमशः याद रखिए, इसलिए 19, 20 और 30। तो 19 में हो गया आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, 20 में हो गया आपको असहयोग आंदोलन, 29 में हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक क्लियर हो गया कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद हम आते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें भी निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी आपको पूछ सकता है। चंपारण सत्याग्रह शायद पूछ चुका है पिछले बार, तो इस बार नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, माने कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबरी होता है, वो 2 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा ही पूछेगा इसमें से। तो इसके बाद अखिल भारतीय के बारे में देख लिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपका जो है, हमको लगता है 2 नंबर में राष्ट्रीय आंदोलन आपका सिमट जाएगा। अब आते हैं एक अध्याय आप और पढ़ लीजिए हिस्ट्री में, इतिहास है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है। तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे ढंग से पढ़ लेते तो उससे आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो अगर उससे नहीं, मान लीजिए बाय द वे नहीं किया, तो आप यूरोप में राष्ट्रवाद से दे सकते हैं। आंदोलन
अगर आप पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ढंग से पूछ सकते हैं, गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी। तो मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन, इसके बाद मान लीजिए समन्वय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों में गांधी जी की भूमिका थी। तो उनका थोड़ा वर्णन अगर हम तीनों में कर देते हैं तो गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी वो क्वेश्चन हम पूरा कर सकते हैं। लिखने का तरीका होना चाहिए, अगर अच्छे से हम लिखेंगे तो हमको अच्छा मार्क्स आ सकता है। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा, थोड़ा स्पष्ट करके लिखिएगा तो मार्किंग आपको अच्छा आता है। यूरोप के राष्ट्रवाद में आप कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा देख लीजिए। गैरीबाल्डी के कार्यों का उल्लेख करें, हमको ज़्यादा चांस ये क्वेश्चन पूछेगा। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लीजिए। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, लिख लीजिए, अगर कॉपी नज़दीक में है वैसे हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। अपने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा, ये आंसर इसका आपको मिल जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका आ गया ये यूरोप के राष्ट्रवाद से। ये 4 क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़िए, मुझे विश्वास है कि आपका यूरोप के राष्ट्रवाद से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आप इससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर एक आप पढ़ लीजिएगा, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, खूनी रविवार बहुत ही नामी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति क्या है, माइली गांव की घटना क्या है। ये 4 क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से 4 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ। 4 क्वेश्चन ये हो गया, 4 यहाँ हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 6 4 10 4 14 क्वेश्चन मैं हिस्ट्री में सेलेक्ट किया हूँ। और इस 14 क्वेश्चन में लगता है कि आपका हिस्ट्री जो है आपका कितने नंबर का पूछता है। हिस्ट्री आपका आ जाता है 10 6 16 4 20 नंबर का हिस्ट्री को पूछता है। तो 20 नंबर में 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव रहता है, मान के चलिए 10 नंबर इधर आप 6 4 10 नंबर आप इधर सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और ये पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव भी सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपदा पर, अगर हम आपदा प्रबंधन में आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपदा प्रबंधन का बहुत ही इजी होता है। आपको इसमें जैसे पूछ दिया है कि बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान और कृषि। क्लियर है, हम लोग जानते हैं कि बिहार कृषि पर ही आधारित है, इसलिए कृषि प्रधान ही इसका आंसर होगा। पूछ देगा बिहार में कितने जिले हैं। मैंने अधिकतर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि कैसे पूछा है बिहार से। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, राजनीति शास्त्र पढ़िए या अर्थशास्त्र पढ़िए या आपदा पढ़िए, उसमें बिहार का चर्चा जहाँ दिया उसको विशेष कर देखिए। क्योंकि बिहार में अगर एग्जाम हो रहा है तो बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, सीबीएसई में एग्जाम हो रहा है तो पूरे भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, यूपी बोर्ड में एग्जाम हो रहा है तो कुछ क्षेत्र विशेष करके क्वेश्चन। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि यूपी से जुड़ा हुआ जो कोई आंदोलन का कोई वर्णन हो तो उसको थोड़ा अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। तो यूपी से आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिहार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ मामला है उससे भी क्वेश्चन इससे पूछता है। अधिकतर क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि जो जहाँ से है उसी ढंग से पूछता है। पंचायती राज संस्था के बारे में आपको पूछ सकता है कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है कि सरपंच होता है। ग्राम पंचायत याद रखिए, ग्राम पंचायत का जो होता है वो कौन होता है, प्रधान। इसके बारे में आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। और ग्राम उसमें 2 तरह का होता है, पंचायती राज व्यवस्था में जो होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। पूछ देगा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का कौन सा स्तर होता है। पंचायत समिति मध्यम स्तर में होते हैं, ऊंचे स्तर में जो होते हैं आपको क्या होते हैं, सबसे पहले आता है जिला परिषद आता है, जिला परिषद के बाद मध्यम स्तर में पंचायत समिति है, और ग्रामीण स्तर में आगे आपको ग्राम सभा माने पंचायत जो मुखिया जिसके प्रधान मुखिया होते हैं। तो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं सरपंच, याद रखिए ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं सरपंच, और ग्राम पंचायत के प्रधान जो होते हैं वह मुखिया होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान
कौन होता है, दोनों में स्पष्ट आप समझ लीजिए। और एकदम हमको लगता है 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। आपदा से कोविड से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा कि कोविड से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैं आपदा के बारे में आपको बता रहा था, आपदा से 2-3 क्वेश्चन आपको एकदम रख लीजिए दिमाग में कि सुनामी से कैसे बचा जा सकता है, सुनामी क्या होता है, ज़मीन पर अगर धरती हिलती है तो वह भूकंप होता है, और वही भूकंप अगर समुद्र में आता है तो वही सुनामी होता है। तो सुनामी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में बाढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में सूखे से प्रभावित, मैं सूखा से, चूँकि बिहार तो आपदाओं वाला क्षेत्र है, बिहार में ऐसा कौन सा आपदा है जो नहीं आता है। सुखाड़ ले लीजिए, बाढ़ के समय में देखते हैं कहीं पानी से क्षेत्र डूबते रहते हैं तो कहीं पानी बिना फसल सूखती रहती है। तो हमारा जो बिहार है, बिहार में बहुत सारे, चूँकि मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि बिहार जो है आपदाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब देखिए ना कि भूकंप भी आती है, बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपको याद भी होगा 2015 का भूकंप कितना भयानक भूकंप आया था। अगर बाढ़ भी आती है वो भी आपको याद होगा, 7 का बाढ़ देख लीजिए, 4 का बाढ़ देख लीजिए, 9 का बाढ़ देख लीजिए। अगर सुखाड़ भी आती है तो फसल सूख जाते हैं, यानी इसको आपदाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाए बिहार को। तो हाँ, थोड़ा सा हम लोग प्राकृतिक आपदा तो हम लोगों पर रहती ही है, लेकिन समुद्री आपदा से थोड़ा हम लोग बचे रहते हैं, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं, हिमालय से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, इसलिए उससे हम लोग बचे हुए रहते हैं। तो आपदा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो आप आपदा से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 2 ही का जवाब दे रहा था, 2 प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। 4 यहाँ हो गया और 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4, 6, 10, यानी 8 गो ऑब्जेक्टिव या 10 गो पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में मैं पहले बता दिया कि 80 क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ ये नहीं रहता कि एक पहला से दूसरा बने तीसरा का खंड नहीं रहता है, वहाँ 1 से 80 तक क्वेश्चन रहता है। आप कोई भी इतिहास अगर आपका बढ़िया है तो 20 नंबर, भूगोल अगर आपका बढ़िया है तो वहाँ से 20 नंबर, 20 गुना 40 नंबर तो आपका इसी तरह बन जाता है। हाँ, लेकिन इधर जो आता है, इधर आप पार्ट बट जाता है, यानी इतिहास का अलग पार्ट होता है इतिहास का अलग पार्ट होता है, राजनीति विज्ञान का अलग पार्ट होता है, अर्थशास्त्र का अलग पार्ट होता है, भूगोल का अलग पार्ट होता है, और सभी पार्ट से सभी से क्वेश्चन आंसर देना अनिवार्य होता है। आप सबसे अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक से आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, दूसरा सा मेकअप कर लीजिए, उसको नहीं होता है। आपको जो निर्देश दिया गया है, निर्देश को पढ़ के खंड ब में जैसे दे दिया इतिहास, तो इतिहास से लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 3 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय 1 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान में आइए तो राजनीति विज्ञान में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। 4 क्वेश्चन दे दिया है, 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, गुप्त मतदान क्या है, अभी हाल ही में मतदान संपन्न हुआ पंचायत चुनाव से हमको लगता है क्वेश्चन पूछेगा। पिछले साल पूछ भी दिया, ग्राम पंचायत के संगठन में कार्यों का वर्णन करें, या पूछ दिया कि मुखिया के क्या क्या कार्य है, या ग्राम सभा के क्या क्या कार्य है, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट डे आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो पर भी कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें बड़ी ही खुशी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।